नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के 5वें अध्याय जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। दोस्तों, ये अध्याय न केवल 8वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है बल्कि 12वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भी हिस्सा है और साथ ही साथ एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते भी इस अध्याय की जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में। दोस्तों, जब हमने व्यापार से साम्राज्य तक दूसरे अध्याय का अध्ययन किया था अपनी वीडियोस के माध्यम से, तो हमने देखा था कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और 1857 के विद्रोह तक उन्होंने भारत के 63% भूभाग के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक विस्तार करना आरंभ किया तो उन्हें किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। बल्कि सच तो यह है कि जब उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया तो उन्हें अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन विरोधों में और विद्रोहों में 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा विद्रोह था। ये विद्रोह इतना ज्यादा बड़ा था कि इसने इंग्लैंड की सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इसके ऊपर सोचें। इसीलिए इंग्लैंड की संसद में भी इसके ऊपर चर्चा की गई थी और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। 1857 का ये विद्रोह अचानक खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि यह 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी द्वारा भारत में उठाए गए कदमों का परिणाम था। इसीलिए इसको किसी एक कारण का परिणाम नहीं माना जा सकता, बल्कि यह अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। आज की इस वीडियो में हम उन कारणों के ऊपर दृष्टिपात करेंगे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया और 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो दोस्तों, जब हम 1857 के विद्रोह के कारणों की बात करते हैं तो किसी एक कारण को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, बल्कि यह अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था और इन सब सम्मिलित परिणामों ने एक एक करके भारतीय जनता के अनेक वर्गों को या लगभग सभी वर्गों को परेशान कर दिया। इसी कारण 1857 का विद्रोह उभर कर सामने आया। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में सबसे पहला कारण जो जिम्मेदार था वह थी लैप्स की नीति। हम जानते हैं कि भारत में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए एक नीति बनाई थी जिसे लैप्स की नीति कहा जाता था। और इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राज्य के शासक की अपनी कोई प्राकृतिक संतान बेटा नहीं होता था तो उसकी मौत के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। एक विद्वान है माइकल एफ फिशर, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857। अपनी इस किताब में उन्होंने दिखाया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के विद्रोह तक 63% भूभाग के ऊपर अधिकार कर लिया था और उस 63% का 1/4 यानी कि लगभग 16% लॉर्ड डलहौजी के काल में लैप्स की नीति के द्वारा अधिकृत किया गया था। यदि हम उन राज्यों पर दृष्टिपात करें जिन्हें लैप्स की नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया था, तो सबसे पहले सतारा था जिसे 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। उसके बाद बुंदेलखंड का जैतपुर था और संबलपुर था जो उड़ीसा का था, जिन्हें 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। फिर बघाट था हिमाचल प्रदेश का, जिसे 1850 में मिलाया गया था। और मध्य प्रदेश का उदयपुर 1852 ईस्वी में और झांसी 1853 ईस्वी में तथा नागपुर 1854 में और अवध 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। इन तमाम भारतीय राज्यों को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था तो इसके परिणाम स्वरूप भारत का जो पुराना शासक वर्ग था वह अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गया था। और जब 1857 का विद्रोह उभरा तो इन लोगों ने 1857 के नेताओं की भूमिका निभाई थी। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शासक वर्ग के लोगों ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था।
दोस्तों दूसरा कारण था 1857 के विद्रोह के लिए सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सहायक संधि का इस्तेमाल किया था। यह एक ऐसी संधि थी जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यों के शासकों के दरबार में या उनके राज्य में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी तैनात की जाती थी और इस टुकड़ी का सारा खर्च भारतीय शासकों को उठाना होता था। अगर भारत का शासक इस खर्च को उठाने में चूक जाता था तो उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अगर हम बारीकी से देखें तो इसने भारतीय शासकों की सेनाओं को समाप्त कर दिया और सैनिक रूप से उन्हें अंग्रेजी कंपनी के ऊपर निर्भर बना दिया था। इस संधि के तहत हैदराबाद को सन 1798 में, मैसूर को 1799 ईस्वी में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1801 में, बीदर एवं भोसले को 1803 में, सिंधिया को 1803 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर जैसे अन्य राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। दोस्तों 1857 के विद्रोह के लिए अन्य कारण जो जिम्मेदार था वह था सेना में बदलाव। हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने खुद अपनी एक सेना का निर्माण किया था और बड़ी संख्या में उसमें भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। भारतीय सैनिकों को शामिल करने का कारण यह था कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना की सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन दिया जाता था और भारतीय सैनिकों को शामिल करना सेना में बहुत सस्ता पड़ता था ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को बहुत कम ऊंचे पदों पर आयुक्त किया जाता था अंग्रेजी सेना के अधीन। और दोस्तों हम यह भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था और एक ऐसा साम्राज्य उन्होंने बनाया था जिस पर सूरज कभी भी नहीं डूबता था। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों को अक्सर युद्ध लड़ने के लिए भारत के बाहर दूसरे स्थानों पर भी भेज दिया जाता था और उस जमाने में हवाई जहाज तो बने नहीं थे, इसीलिए जहाजों के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से उन्हें भेजा जाता था। और भारतीय सैनिकों में एक जो मिसकंसेप्शन था वो यह प्रचलित था कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म नष्ट हो जाता है, इसीलिए अक्सर भारतीय सैनिक समुद्र पार ना जाना चाहते थे। 1824 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को बर्मा के रास्ते होते हुए समुद्र पार जाना था, समुद्र के रास्ते से होते हुए बर्मा जाना था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जाने से इनकार कर दिया। इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों को इस दिशा में कोई कानून बनाना था। उन्होंने 1856 ईस्वी में एक कानून बनाया कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारतीय सेना में, ब्रिटिश सेना में काम करना चाहता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसे समुद्र के पार भेजा जा सकता है और इससे मना नहीं कर सकते भारतीय सैनिक। ये प्रावधान किया गया 1856 में बनाए जाने वाले कानून के अंतर्गत। इसके अलावा अंग्रेजों ने जिन भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया उन सबको एक जैसा खान पान और इकट्ठे खिलाया जाता था। इससे भारतीय सैनिकों को ऐसा लगने लगा था कि सेना में आकर उनका धर्म और जाति दोनों नष्ट हो गए हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को, उच्च और निम्न वर्ण के सैनिकों को एक साथ रखा जाता था। तो इसकी वजह से जो भारतीय सैनिक थे वो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए थे, उससे गुस्सा थे। दोस्तों 1857 के विद्रोह उसे हम विऔद्योगिकरण के रूप में देख सकते हैं। विऔद्योगिकरण को इंग्लिश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और उन्होंने भारत में जिस तरीके की नीतियां अपनाई थी उसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग नष्ट हो गए थे और जो लोग उद्योगों से अपनी आमदनी प्राप्त करते थे वे सारे के सारे लोग कृषि के ऊपर निर्भर हो गए थे। भारत की शुरुआत की थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अपनी इस किताब में उन्होंने दिखाया था कि भारत शुरू से कृषि प्रधान देश नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश बना। दोस्तों अकेले इस बिंदु के माध्यम से हम पूरी विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं और बहुत जल्दी ही मैं इस कार्य को कर दूंगा, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। इसके अलावा दोस्तों 1857 के विद्रोह के लिए जो अन्य कारण जिम्मेदार था वह अवध का विलय था। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और जिस समय अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन भारत में चल रहा था। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अंतर्गत अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो अवध को मिलाने के पीछे कारण यह दिया गया कि अवध की जनता
अवध के शासक के शासन में दुखी है, असंतुष्ट है। दोस्तों, इस समय अवध के ऊपर वाजिद अली शाह का शासन था और जब अवध के शासक के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसके शासनकाल में अवध की जनता दुखी है, परेशान है, तो वास्तव में सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों ने यह एक झूठ बोला था, क्योंकि वाजिद अली शाह एक लोकप्रिय शासक था और उसने लोगों को बहुत दुखी कर दिया था। भारत में अंग्रेजों ने जो अपनी सेना बनाई थी उसकी बंगाल रेजिडेंट में अधिकांश सैनिक अवध से नियुक्त किए गए थे। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की खबर अंग्रेजी बंगाल रेजिडेंट के सैनिकों को मिली तो उनमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक गुस्सा भर आया। अब जरूरत इस बात की थी कि उस गुस्से को दिखाने के लिए किसी कारण की तलाश थी और ये कारण भारत के लोगों को प्रदान किया चर्बी वाले कारतूसों ने। तो दोस्तों, पिछले 100 सालों में ऐसा बहुत सारे कारण तैयार हो चुके थे जिन्होंने भारत के अलग अलग वर्गों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्से में भर दिया था। अब जरूरत एक ऐसे कारण की थी जो भारतीय जनता को उस गुस्से को व्यक्त करने का माध्यम बन सके। यह माध्यम बना चर्बी वाला कारतूस। सन 1857 ईस्वी में भारत के सैनिकों को नए तरीके के कारतूस प्रदान किए गए थे और इन कारतूसों को बंदूकों पर चढ़ाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। शीघ्र ही यह अफवाह फैल गई भारतीय सैनिकों के बीच कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। यह अफवाह कितनी सच्ची थी या कितनी झूठी थी, इसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। पर यह एक ऐसा कारण था जिन्होंने भारतीय सेना में शामिल हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों को गुस्से से भर दिया, क्योंकि हिंदू सैनिक गाय को पवित्र मानते थे, इसीलिए उसकी चर्बी को मुंह से लगाना बहुत बुरा मानते थे, और मुस्लिम सैनिक सुअर को बहुत ज्यादा बुरा मानते थे, इसीलिए उसकी चर्बी को मुंह से लगाना वो बहुत बुरा मानते थे। इसलिए इसका परिणाम यह निकला कि हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों ही गुस्से में भर गए अंग्रेजी शासन के खिलाफ। सबसे पहले मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उसने 28 अप्रैल 1857 को इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से न केवल मना कर दिया बल्कि अपने अफसर अधिकारी को गोली भी मार दी। परिणाम यह हुआ कि 29 अप्रैल को उसको पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ में बैरकपुर छावनी में कुछ अन्य सैनिकों ने भी इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करनी शुरू कर दी। इस प्रकार 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो दोस्तों, कैसे ये विद्रोह शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में हम चर्चा अपनी अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। फिलहाल 1857 के विद्रोह पर यह थी हमारी पहली वीडियो, जिसमें हमने 1857 के विद्रोह के कारणों के ऊपर नजर डाली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।